Hello everyone, welcome back to पूजा शर्मा क्लासेस एंड दिस इज़ पूजा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को हम देखते हैं और समझेंगे। यहाँ पे मैंने जो आपके सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनसे मैंने इनको लिया है क्वेश्चंस को। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वह फसल पकने के बाद में एक त्यौहार मनाते हैं और सब साथ में क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और क्या करते हैं, नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। तो इस नृत्य में बांस की डंडी को लेकर दो लोगों की जोड़ी ज़मीन पर आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों पर ज़मीन पर पीटते हैं। तो बांस की डंडियों के बीच एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं, नाचते हैं। तो यह आपको बताना है राज्य है। यह कौन सा राज्य हो जाता है? सी-टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। आपको ध्यान रखना है कि बांस की डंडी से यहाँ पे डांस यह होता है और जब फसल पकती है उस दौरान यह डांस होता है। सब लोग नाचते हैं, गाते हैं और खाना भी खाते हैं। तो यह कहाँ का नृत्य हो जाता है? तो मिजोरम का है, झारखंड का है, असम का है या फिर छत्तीसगढ़ का है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यह आपका राज्य हो जाता है, कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम राज्य आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ पर आपका मिजोरम सही आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन 1 आता है। यहाँ पे ऑप्शन 1 आता है आपका कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? रेगिस्तान के क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन 2 आता है कि इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 3 आता है आपका कि इसकी छाल दवाई बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी को कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। तो इसकी लकड़ी को कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। ऑप्शन 4 आता है कि इसके तने में पानी एकत्रित हो जाता है। लोग पतली पाइप के द्वारा पानी पीते हैं। ऑप्शन 5 आता है आपका यह वृक्ष छायादार नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही हो जाता है। यह वृक्ष छायादार नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि बी और सी सही है, बी सी डी सही है, सी डी ई सही है या फिर ए डी ई सही है। यहाँ पे बताना है किसके बारे में? खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो कौन सा आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है? आगे यहाँ पे हम ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो यह वृक्ष होता है कहाँ पे पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। तो यह बात बिल्कुल सही हो जाती है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। तो इसे बढ़ने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो यह बात भी बिल्कुल
सही हो जाती है। इसकी छाल है वह दवा बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, तो यह बात भी यहाँ पे क्या हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। यहाँ पे बात करते हैं तने में पानी एकत्रित होता है, तो यह बात आपकी गलत है, क्योंकि तने में पानी एकत्रित कौन से पेड़ में होता है, तो ओक का होता है, ओक ट्री होता है, ओक ट्री होता है वह, तो उसमें पतली पाइप के द्वारा पानी पीते हैं और यह वृक्ष छायादार नहीं है, तो यह बात आपकी गलत हो जाती है, यह छायादार वृक्ष होता है। तो आपका यहाँ पे 1, 2 और 3 यह तीनों सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी सी तीनों सही हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन में ए बी सी दे रखे हैं तो नहीं है, यहाँ पे आपका ए आ जाता है। ठीक, ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। तो यह मोम, कोलतार और ग्रीस होता है, पेंट, प्लास्टिक, रियोन होता है, एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल होता है, या फिर केरोसिन, डीजल और मीथेन होता है। तो यहाँ पे 3 पेट्रोलियम उत्पाद हैं, इनके समूहों को चुनना है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाता है। तो इसकी हम बात करते हैं तो मोम, कोलतार, ग्रीस बिल्कुल बात सही है। पेन, प्लास्टिक, रियोन तो यह नहीं होता, प्लास्टिक नहीं होता पेट्रोलियम के उत्पाद में। यहाँ पे एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल, एलपीजी यह गलत हो जाता है और यहाँ पे एथेनॉल नहीं होता। केरोसिन, डीजल, मीथेन तो यह गैस होती है, तो यह बात यहाँ पे गलत हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है कि मोम, कोलतार, ग्रीस आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दी परियोजना जो मिशन है गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, किसको लेकर गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए जो आपका मिशन चलाया गया है, तो कौन सा वह मिशन हो जाता है। तो यह आपका जल शक्ति नमामि गंगे है, या फिर गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति है, या फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन है, या फिर यमुना एक्शन प्लान है। तो यहाँ पे बताना है कि जो गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प दिया गया है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। यह एक मिशन चलाया गया था, तो इसका सही आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन। तो यह मिशन है, यह जो चलाया गया है, यह गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी को गंगा नदी को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। और यह जो गंगा मिशन है आपका, यह 1985 में यह राजीव गांधी थे उस टाइम पे पीएम। कौन थे? राजीव गांधी थे, तब यह चलाया गया था। ठीक, कौन सा मिशन था? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन। यहाँ तक बात क्लियर। और जो गंगा नदी है इसको क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि निम्नलिखित में से आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है।
यहाँ पे बताना है कि उस समूह को चुनना है जो समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो यह कौन सा राज्य हो जाता है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात या फिर तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो बंगाल की खाड़ी पर है, समुद्र तट पर है, तो यह कौन सा आपका राज्य हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। समुद्र तट के किनारे आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु आपके समुद्र तट के किनारे आ जाते हैं। यह बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। यहाँ तक बात क्लियर। समुद्र तट के किनारे से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होता है, या फिर गुजरात, राजस्थान और बिहार है। ऑप्शन 3 है आपका कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। ऑप्शन 4 है गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य के बारे में हम बात करते हैं। तो कौन समीपवर्ती राज्य आपके हो जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के जो समीपवर्ती राज्य हैं, यह CTET का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं। यह क्या हैं आपके? यह उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्य हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्य मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। यह आपके सभी गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों के द्वारा जनित हैं? मच्छरों के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका निमोनिया, ऑप्शन 2 डेंगू, ऑप्शन 3 आता है खसरा, ऑप्शन 4 आता है मलेरिया। तो निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों के द्वारा फैलते हैं? तो यहाँ पे आपका A और B सही है, B और C सही है, B और D सही है, या फिर A और D सही है। यहाँ पे बताना है कि कौन से रोग हैं वह मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होता है। तो यह आपका मच्छरों के द्वारा डेंगू फैलता है और मलेरिया फैलता है। निमोनिया यह नहीं होता, खसरा नहीं होता। ऑप्शन नंबर B और C यहाँ पे सही आंसर हो जाते हैं। B और C आपका सही आंसर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। डेंगू और मलेरिया यह फैलता है आपका मच्छरों के द्वारा, और यह जो आपका मच्छर होता है वह मादा एनाफ्लीज होती है, ठीक, फीमेल होती है यह, ना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि किसी पारतंत्र में निहित है, किसी पारतंत्र में निहित है, क्या निहित है कि एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, या फिर एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो किसी पारतंत्र में निहित है। पारतंत्र की हम बात करते हैं तो क्या निहित है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपको बताना है। तो पारतंत्र में यहाँ पे हम बात करते हैं केवल जीवित प्राणी, केवल की बात की गई तो यह बात आपकी गलत हो जाती है। केवल भौतिक कारक, यह भी बात गलत है। यहाँ पे आता है जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों, तो यह बात आपकी सही है। अपघटक और भौतिक कारक, यह बात गलत है। जीवित प्राणी और भौतिक कारक हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? यह हमारे पारतंत्र के अंतर्गत निहित हैं। ऑप्शन नंबर 8 का
ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है। आपको बताना है कि राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। कर्नाटक और कथक होता है, तमिलनाडु और लावड़ी होता है, असम और गुइया होता है, आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी होता है। तो राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव आपका, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी। यह आपका क्या है, यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की हमने यहाँ पे बात की, तो उत्तर प्रदेश का आपका क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश का जो नृत्य होता है वह क्या होता है, वह आपका कथक हो जाता है। उत्तर प्रदेश का कथक होता है। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो आपका लावड़ी हो जाता है, महाराष्ट्र का लावड़ी हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं, तो यह आपका बुइया हो जाता है। और आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो कुचिपुड़ी हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? असम का बुइया नहीं होता, यहाँ पे बुइया आपका अरुणाचल प्रदेश का होता है। लावड़ी तमिलनाडु का नहीं होता, यह आपका महाराष्ट्र का होता है। कर्नाटक का कथक नहीं होता, यह आपका उत्तर प्रदेश का होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि सही युग्म का चुनाव कीजिए, तो सही युग्म आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओजोन परत के अपक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक राष्ट्रीय नेत्र जो आपका संधि पत्र समझौता है, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो आपका संधि पत्र है, समझौता है, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 1987 में किए गए थे। किसकी वजह से, यानी कि किसके लिए? तो ओजोन परत की जो क्षति हो रही थी, ओजोन परत की जो क्षति हो रही थी, तो उसके दौरान यहाँ पे सिग्नेचर किए गए, समझौता किया गया। तो यह आपका क्या कहलाता है? क्योटो संलेख कहलाता है, मॉन्ट्रियल संलेख कहलाता है, पेरिस संधि कहलाता है, या फिर दोहा संधि कहलाता है। तो यह आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि मॉन्ट्रियल संलेख कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 सही आंसर हो जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख आपका ऑप्शन 2 सही आंसर होता है। यह 1987 में इस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। ओजोन परत की हम बात करते हैं, ओजोन परत की हम बात करते हैं तो इसको हम O3 कहते हैं। और जो ओजोन परत है, इसको कौन सी इकाई होती है उससे मापते हैं? तो डावसन इकाई से इसको हम मापते हैं। और यह जो ओजोन दिवस है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन डे है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यह जो आपकी ओजोन परत है दिन रोज़ क्षतिग्रस्त हो रही है। किसकी वजह से? CFC गैस की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से। तो यह कहाँ से निकलती है गैस? फ्रिज से, और हमारे AC होते हैं, और कुछ कारखानों से यह गैस निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर? आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।